हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है और आपको पता है हम देख रहे थे आपका सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग देख रहे थे। और हम सोच रहे थे हम लोग आपका पढ़ रहे थे कि जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर हम कोई आपकी इंडस्ट्री लगाते हैं, अब लेसन नंबर 6 है, तो अगर कोई हम आपका इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीजें आपका फेवरेबल होनी चाहिए, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपकी बहुत आपका फेवरेबल क्लियर है, और क्या क्या चीजें हैं जो हम देख रहे हैं उनको। तो आप सबसे पहले देखिए क्या बेसिक फंडामेंटल है जो उनको डेवलपिंग करने के लिए चाहिए, या एक हमको या फिर मॉडर्न आर्ट के लिए क्या उसकी यूनिक क्वालिटी है। ये सब चीजें इसमें ऐड ऑन की जाती है, इनको देखते हैं हम लोग, बात करते हैं। क्लियर है, देख लिया। और बड़े पैमाने पर जाने पहचाने की चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं और इन्हें बात कर रहे हैं। और अनियमित भौगोलिक जो विवरण है उनको भी हम लोग आपका देखेंगे और इन पर जो है हम लोग आपका बात कर लेंगे कि क्या कुछ कैसे किस प्रकार का है, ताकि हम इनको अच्छे से देख पाए, हम इनको अच्छे से पढ़ पाए। क्लियर हो गया, इतना आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया था हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रौद्योगिकी नवाचार, नई टेक्नोलॉजी। अगर आप बिना तकनीकी की कोई चीज बनाएंगे, आप सोच के देखिए, आपको कोई रोड बनाए तो आपके पास जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या है, आप लोहा लाइए, उसको भट्टी में डालिए, उसको घुमाइए, गर्म करिए, फिर उसको पीटिए, तब कहीं 1 घंटे में जाके एक रोड मिलेगी जो आपको शायद 2 मीटर या 3 मीटर की। लेकिन यही काम अगर हम मशीन से कराएं, मशीन क्या करती है, हीटिंग देगी, उसको पहले पानी बनाएगी, पिघलाएगी, लिक्विड फॉर्म में करेगी, फिर आप जिस साइज में जिस सांचे में उसको ढाल दोगे, उसी सांचे में ढालकर वो वैसे ही फॉर्म में आपको निकल कर तैयार मिलेगा। क्लियर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, तैयार मिलेगा। ठीक, और उसी तैयार फॉर्म को हम लोग आपका देख लेंगे कि एग्जैक्टली तैयार फॉर्म कैसी है। क्लियर है, और उसी आधार पर हम बात करेंगे। फिर दूसरा चीज क्या है, इसमें संगठनात्मक ढांचा और स्थितिकरण, कि संगठन कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, बनेगा कैसे, क्या कुछ रहेगा, ये हमको देखना है। और अनियमित भौगोलिक वितरण, क्लियर है कि हमको ये देखना है कि कहां कहां पर कैसे है, कितना कुछ है, कैसे पोषण चीजें हैं, ये हमको मिलेंगी, रोजगार में कितना लाभ होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। आप कोई चीज का उत्पादन कर रहे हैं वो आपको प्रॉफिटेबल कब होगा, जब आप उसको रॉ मटेरियल कच्चा खरीदेंगे तो वो कम कॉस्ट का हो। सेकेंडरी क्या है कि जो लेबर हो उसकी क्या हो, सस्ती हो। लेबर सस्ती होगी तो चीजें और सुलभ, कैसे हो, लेबर कम हो, सस्ती हो। और लेबर कम होने के साथ साथ अगर आप इनको देखोगे तो जो हमारी बाजार है, बाजार तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। यानी कि हम जो चीज बना रहे हैं लोग वहां तक पहुंचे, बाजार तक, बाजार उपलब्ध हो, फिर लोग उसको खरीदे, और कीमत कैसी हो, जेन्युइन हो। जेन्युइन कब होगी, जब उसमें पैसा कम लगा। क्लियर है, पैसा कब होगा, जब उसमें कम लगा होगा। कच्चे माल की प्राप्ति की अभेद्यता, जब कच्चा माल हमारे पास है, हमारे पास कच्चा माल है, उस कच्चे माल पर हम पहुंच सुनिश्चित करता है। मान लीजिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए स्टील बनाने के लिए, अब स्टील आ रही है जापान से, हालांकि वहां नहीं होती, हम ही भेजते हैं। मान लीजिए किसी और देश से, यूएस से आ रही है, और फैक्ट्री लगी है भारत में स्टील बनाने की, तो कितनी महंगी पड़ जाएगी। अगर हम झारखंड से ही निकालें और झारखंड में ही बनाए तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जो वहां उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो उसकी परिवहन दर है, वो क्या होगी, कम होगी। तो परिवहन दर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमको एक प्रॉफिट के रूप में हमको देखने के लिए मिलेगा। भैया क्या हो गया, ये एक हमको लाभ मिल गया, एक आपका प्रॉफिटेबल हो गया हमको। ठीक है, और हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए। अब इसके अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो आप इसमें देखोगे, अब हवा आएगा लेबर। अब आप कोई काम कर रहे हैं और लेबर आपको सही रेट पर है, लेबर की रेट अच्छी है, तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हो। क्लियर है, उद्योग की अवस्थिति श्रम, उद्योग की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है।
मेरे जो उद्योग हैं उनमें जो लेबर है एक प्रमुख फैक्टर है। बढ़ते हुए यांत्रिकरण, स्वचालन, औद्योगिक प्रक्रिया में लचीलेपन, उद्योग श्रमिक की आपका निर्भरता में कम, और फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग अभी भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पर होती है। कैसे होती है? कुशल जो आपके श्रमिक हैं उनकी आवश्यकताओं पर होती है। ये हमको देखना है। शक्ति के साधन तक अभिगम्यता, जो शक्ति है उस शक्ति के साधन तक लोगों की पहुंच कैसे है। अब श्रम आपूर्ति आपको मिल जाए, या तो चीजें को आप ऑटोमेटिक करके लगा दो कि भाई कोई मशीनें ऑटोमेटिक चल रही है, लेकिन ऑटोमेटिक सेट करने के लिए तो मैं आदमी चाहिए, वो स्किलफुल लेबर होगी। क्लियर हो? जिसको हम आपके इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको मिल जाए, और कैसे हो? कुशल श्रमिक की आवश्यकता है। अब है शक्ति के संसाधनों की अभिगम्यता, जो पावर ऑफ रिसोर्सेज है वहां तक हमारी पहुंच भी तो हो। जैसे जिन उद्योग में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति का मतलब होता है पावर से, ऊर्जा से, जैसे वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लाकर एल्युमिनियम उद्योग, प्राचीन भारत में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन के रूप में, या आजकल जल विद्युत या खनिज तेल की इकाई के रूप में शक्ति को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हम लोग आपका देखते हैं। जो आपका संसाधन है उनके रूप में हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? और इन पर हम लोग आपका बात भी करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, ये हम देखते हैं। परिवहन संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, जो परिवहन है एवं संचार है उनकी सुविधाओं तक पहुंच और अभिगम्यता, कि कैसे हम उनको परिवहन तक पहुंच उपलब्ध कराएं, कैसे उनको उपलब्ध चीजें हों, ये सारी चीजों को हमको आपका देखना है, और ये हमको चीजें उपलब्ध हो, ये सारी जानकारी हमको देखनी है। क्लियर है? कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए परिष्कृत सामग्री बाजार तक पहुंचाने और तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधा औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। परिवहन लागत को किसी औद्योगिक इकाई की आवस्थिति को निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन पर क्षेत्र में उद्योग का संकेंद्रीकरण हुआ है। आधुनिक उद्योग अप्रस्कित ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता के अनुसार समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण में प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ावा देता है। उद्योग की सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खैर, जो संचार है उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी हमको महसूस होती है। क्लियर है? तो क्या है, इन संचार पर, इन सारे चीजों पर, ठीक है, और ये हम लोग इनको देखते हैं। क्लियर है? ये उनकी पहुंच कैसी? क्लियर है? आगे बढ़े। सरकारी नीति क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उन पर हम देखते हैं कि कैसे मैच है। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार के प्रादेशिक नीति जिनके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र उद्योग की स्थापना की जाती है। ऐसे कुछ यूनिक क्षेत्र हैं और हम उनकी क्या करते हैं, संरचना करते हैं, उनको एक यूनिफाई में देखते हैं। ठीक, अब गवर्नमेंट पॉलिसी अगर अच्छी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, अगर इजीली उसकी फैक्ट्री लग जा रही है, क्लियर है, और मान लीजिए उसको बहुत सारे क्लियरेंस मिल जाते हैं, जैसे अब आपका पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, लैंड एक्विजिशन जैसे मुद्दे हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी आपका प्रोवाइड करा रही है, उनका जो सामान बना रही है बाहर जाकर उसको प्रोवाइड कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटी को कम कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि वहां उनका प्रचार करे कि हमारे यहाँ ये बाजार अच्छा मार्केट है। तो ये सारी चीजें समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता और उद्योग के माध्यम के सम्मत, कि सब तक लोगों की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाए कि लोगों की पहुंच हो, लोग उसको यूज करें और आपका प्रॉफिटेबल हो, लोगों को माध्य बने। तो समीपता के आधार पर उद्योग अभी लाभान्वित होंगे। ये लाभ सम्मोहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवहन लागत होंगे, परिवहन उद्योग माध्यम में पाए जाने वाली श्रृंखला तक प्राप्ति होगी, और उपरोक्त सभी कारक निम्नलिखित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारित करेंगे। कैसे होगा, हम उनको निर्धारण के रूप में आपका देख लेंगे कि भैया कैसे कैसे लोग पहुंच कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे कुछ है। तो ये सारी चीजें इस पे है। तो एक बार देखिए, कच्चा महल परिवहन लोगों को कम अगर लागत से मिलेगा,
कम चीजों के रूप में मिलेगा, हम उनको लेके आएंगे, सोच कैसी होगी, सोचिए कि जब हम सस्ता आएगा तो हम क्यों ना करेंगे। ठीक, तो ये सारे चीज ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे बढ़े तक, हम इसमें बढ़ते चलेंगे और देखेंगे। इसको देखिए, आप देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करते हैं स्वच्छ धन उद्योग। जो स्वच्छ उद्योग होते हैं कैसे हैं? स्वच्छ उद्योग व्यापक विधि वाले स्थानों में स्थित है। एक किसी विशिष्ट कच्चे माल पर के भारी कमी में होती है। कैसी कच्चे माल की भारी कमी होती है अथवा नहीं हो भी सकती, नहीं भी, दोनों पर निर्भर नहीं रहते कि इन उद्योगों के पुर्जों पर आपका निर्भर है, कहीं से प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पादन कम मात्रा में होता है, श्रमिकों की भी आवश्यकता कम पड़ती है और ये उद्योग प्रदूषित नहीं फैलाते। सबसे प्राइम और इम्पोर्टेंट लाइन अगर पूरी है तो सबसे बड़ी बात है, ये जो उद्योग हैं ये आपके प्रदूषण नहीं फैलाते। ऐसे उद्योगों को स्वच्छंदन उद्योग कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में मिल सकता है वैकल्पिक रूप में 1 नंबर का। वो पूछ लें कि स्वच्छंदन उद्योग कौन से हैं, क्लियर है, तो आप क्या कहेंगे? जो प्रदूषण नहीं फैलाते, या जिनको कच्चा माल नहीं मिलता, या वे उद्योग जो आपका पर्यावरण पर नकारात्मक इम्पैक्ट देते हैं, वो उद्योग जो आपका भारी पदार्थों को आपका रिलीज करते हैं, अपशिष्ट को, तो हम क्या कहेंगे? वे उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, वो क्या है? स्वच्छंदन उद्योग की कैटेगरी में आते हैं। स्थापना और कारक में महासड़कों के जाल, अभिगम्यता, तो इन सारी चीजों को हम लोग आपका सुनिश्चित बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, देख लिया, आगे बढ़े, चलिए। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण के आकार, कच्चा माल, उत्पादन, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक, कैसा है? इन सब चीज के आधार पर हम ये सारी चीजें करते हैं, क्लियर है? और इनको देखते हैं कि भाई स्वामित्व क्या है, इनका ऑनरशिप कैसी है, इन सब चीजों के बेसिस पर हम लोग ये देखते हैं। अब या तो विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण कर रहे हैं कच्चे माल पर, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो आपका जो है आपका कच्चे माल पर निर्भर करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आप प्रोडक्शन पर निर्भर करती हैं, और ऑनरशिप में आप जान सकते हैं वो पब्लिक भी कली हो सकती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि पीएसयू कंपनी हो सकती है, क्लियर है, और कुछ ऐसी जो आपका निजी भी हो सकती है। कुछ आकार के हिसाब में अगर बात करो तो आकार के आधार में वो एमएसएमई भी हो सकती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भी हो सकती है, क्लियर हो सकता है बहुत बड़ी लार्ज हो, कुछ आपका लघु रतन, मिनी रतन, महारतन, ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं, तो इनका एक अलग अलग साइज है। आकार पर आधारित उद्योग यानी कि जो साइज है उस पर बेसिस, साइज मतलब उसकी ऊपर क्षमता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, या फिर आपका निवेश के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके बेसिस पर। तो अगर आप इनको देखोगे तो क्लियर होगा, किसी उद्योग के आकार में निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिक संख्या के एवं उत्पादन मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योग को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे पैमाने की वर्गीकरण विकास किया जा सकता है। ठीक, ये हम सारी चीजें करते हैं और इन पर उद्योग हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुटीर उद्योग। कैसा है कुटीर उद्योग? देखिए, एमएसएमई इंडस्ट्री में जो है कुटीर उद्योग है, भारत सरकार का बड़ा पुरजोर कोशिश है कि हम लोग कुटीर उद्योग बढ़ने से क्या होगा, जो लोग गांव के लोग हैं या जो हाथ के काश्तकार हैं, शायद उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनको एक विशिष्ट कौशल कला आती है, स्किलफुल है, जैसे बढ़ई का काम हो गया, नक्काशी का काम हो गया, कारपेंटरी का काम हो गया, पेंटिंग का काम हो गया, शिल्पकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, बर्तन बनाने वाले हो गए, जो बांस के बनाते हैं, कुछ तांबे के बनाते हैं, कुछ मिट्टी के बनाते हैं, कुछ चीनी मिट्टी के बनाते हैं। तो ऐसे जो हाथ के काश्तकार हैं, वो उद्योग किसमें आते हैं? कुटीर उद्योग में आते हैं। सरकार का प्रयास है कि लोग छोटे लेवल पर ऐसी चीजों को बनाकर बेचें जो भारत के घरेलू बाजारों में, राज्य, अंतर्राज्यीय, देश और अंतर्राष्ट्रीय पर उनको प्रसिद्धि दिलाएं। ठीक, ताकि हम लोग क्या कर सकें, लोगों की आय को सुनिश्चित कर सकें, उनकी आय को बढ़ा सकें और स्वदेशी चीजों पर ज्यादा बढ़े
और सबसे अच्छी बात है कि जितनी भी कुटीर उद्योग हैं ये कैसी होती हैं, स्वचंदन उद्योग के बेस्ट एग्जांपल। इनको बनाने में कोई मतलब बहुत कम या बिल्कुल नामात्र, ऐसे मान लिए कि आपका पोल्यूशन फैलता है। क्लियर है? इसलिए सरकार इन पर बड़ा ध्यान दे रही है, क्या हो कि हम इस प्रकार के उद्योग चलाएं। क्लियर है? तो सरकार का बहुत बड़ा उद्योग और ग्रामीण सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसकी आजीविका और आय को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है हमारे पास। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, ठीक, वर्गीकरण कुछ पीछे का, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे एमएसएमई इंडस्ट्री। मैं चाहता हूं कि पीछे का क्लियर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं कुटीर उद्योग एमएसएमई इंडस्ट्री। लेकिन उससे पहले, बढ़ने से पहले एक हम डायग्राम तो खुद आपका देखने का प्रयास करें। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझ लेंगे तो आप जो है, जिसे मैं बताना चाह रहा हूं कि आप एमएसएमई वगैरह जो इंडस्ट्री है आप उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्लासिफिकेशन है और हम आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से बेसिस पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। पहला है आकार के आधार पर। आकार मतलब समझते हो, उसका साइज, छोटी है, बड़ी है या बहुत बड़ी है। दूसरा है रॉ मटेरियल के बेस पर, कि भाई किस बेस पर है, वो किसी चीज को अपनाती है, खनन करती है, प्राइमरी एक्टिविटी को पार्ट लेती है या फिर आपका टर्सरी पार्ट पर है, ये हम देखेंगे। एक है आपका प्रोडक्शन बेस पर, उत्पादन के आधार पर इंडस्ट्री को हम देखते हैं। एक है ऑनरशिप के आधार पर। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे ताकि हमको बेसिस जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4। तो 4 बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इन 4 के भी अपने अपने सब पार्ट हैं और उनके भी सब पार्ट होंगे। क्लियर है? तो हम सबसे पहले उठाते हैं आकार के आधार पर इंडस्ट्री। आकार के आधार पर इंडस्ट्री को हम ले रहे हैं और सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आकार के आधार पर 1, 2, 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला प्रकार देखिए कुटीर और लघु उद्योग, और ये क्या है, कलाकृति। कि लघु उद्योग जो आकार के आधार पर है, कुटीर उद्योग जिन्हें हम घरेलू उद्योग कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कला करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, और एक होता है बड़े पैमाने के उद्योग। तो आकार के आधार पर कुटीर, छोटे और बड़े पैमाने, यानी कि 3 प्रकार हैं आकार के आधार पर। कितने हैं? 3 टाइप है। क्लियर रहेगा? ऐसे ही 3 टाइप को आगे बढ़ते हुए दूसरे में जाइए, कच्चे माल के आधार पर। कैसा है? कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल में एक कृषिगत, दूसरा खनिज, आपका तीसरा रसायन, चौथा वन आधारित और 5वां जो है पशुपालन। ये 5 आधार हैं जिन पर हम बात। क्लियर है? सबसे पहले आप देखिए एग्रीकल्चर वाले। एग्रीकल्चर बेसिस पर, एग्रीकल्चर में आपका चीनी का हो सकता है, वनस्पति हो सकता है, कॉटन जो कपड़े बनते हैं जो वो इंडस्ट्री हो सकती है, चाय, कॉफी, रबड़ आदि प्लांटेशन। तो इन सब चीजों के बेसिस पर ये सारी चीजें हो सकती है। अगला आप इसमें देखिए खनिज आधारित। अब आप रॉ मटेरियल निकालते हैं, उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, उनके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर आ जाइए। तो 2 प्रकार है इसमें भी, धात्विक और अधात्विक। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। क्लियर है? लोहा, लोहा इस्पात, आलोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और रतन, और इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। लोहे में लोहा स्मेल्टिंग जो उद्योग है, आलोहा में आप तांबा बना रहे हैं, कॉपर बना रहे हैं, रत्न बना रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं, गोल्ड की वो चीजें बना रहे हैं इसके अंदर। और आधात्विक में आप सीमेंट बना रहे हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ये सारी चीज इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। तो खनिज कितने प्रकार को है? कच्चे माल में 1, 2, 3, 4, 5 टाइप, और पहले में एग्रीकल्चर और खनिज में भी आपके 2 टाइप हैं। ए और बी हमने बना दिए, उनके भी कुछ अपने अपने प्रकार हैं, और इसका भी 2 टाइप है, ए और बी।
क्लियर है? ये हमने देख लिया ए और बी। अगला देखिए, अगले को देखिए, अगला देखिए केमिकल बेसिस में। तो केमिकल आधार में क्या हो जाएगी? आपके पेट्रो बेस है, प्लास्टिक बेस है, कृत्रिम रेशा है, नमक है और रासायनिक जो उर्वरक है, ये सारे यहां बनते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। वन आधारित इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन और कागज, इन सारे चीजों को हम आपका देखते हैं। ठीक हो गया? तो अब आप देखिए, क्लियर हो गया। अब है एनिमल बेस, आप चमड़ा बना रहे हैं, ऊन बना रहे हैं, ये भी फैक्ट्रीज के बेस है। अब देखिए वो जो है दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, ऐसा नहीं है। फिर है उत्पादन के आधार पर, आप मूलभूत को चीजों को बना रहे हैं, उपभोग सामान बना रहे हैं। जैसे लोहा और उद्योग, ये क्या है? ये मूलभूत है, ये फंडामेंटल है। लेकिन उपभोग के लिए आपने बिस्किट बनाया, नमकीन बनाया और तरह तरह की चीजें आपने बनाई। आपने कपड़े बनाए, आप प्लेन कपड़े बना रहे हैं, जैकेट बना रहे हैं, लेदर शू बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये सब इसी के अंदर आ जाए। और उसी प्रकार वाहन है, आप ट्रैक्टर बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, ये सारी चीजें बना रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो सार्वजनिक जो सेक्टर है आप उनको दे सकते हैं, निजी क्षेत्र को दे सकते हैं, और जो ज्वाइंट वेंचर है आप उनको दे सकते हैं। तो जो ऑनरशिप के बेसिस पर कितने हैं? 3 टाइप, 1, 2 और 3। जैसे सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर, जिसका पूरी ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में हो, जो चलती, मैनेजिंग सब कुछ कौन करती है? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर एक या एक से अधिक लोग उसको देखते हैं। ज्वाइंट वेंचर में प्राइवेट और पीएसयू, या आप कह सकते हैं पीजी। पीजी का मतलब प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिलकर जो आपका चलाती है, इनिशिएटिव चलाती हैं, हम उनको बोलते हैं पीजी, यानी कि ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी होती है, संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनियां, वो सब मिलकर काम करती है। क्लियर है? ये हमको देखना चाहिए और हमको इन पर बात करनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। देख लिया? चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाएं। तो ये हमने इस तरीके से देखा। अब एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग है, इनका भी एक अपना इतिहास है। और इतिहास क्यों ना हो इतिहास। ठीक, अब देखिए, यह है निर्माण सबसे छोटी इकाई है, कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके साधारण औजार द्वारा परिवार के सदस्यों से मिलकर अपने दैनिक जीवन के लिए उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का तो स्वयं उपभोग करते हैं, इसके स्थानीय गांव के बाजार में क्रय कर देते हैं और अपने उत्पादन की जो है अदला बदली भी करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते। कह रहे जो आपकी पूंजी है और जो परिवहन है, इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का परिवहन माल कम होता है। अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे हैं? अधिकतर जो उपकरण है लोगों द्वारा आपका निर्मित होते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो कैसे हैं? लोकल बेसिस पर ये चीजें कैसे हैं? लोकल बेसिस पर ये सारी चीजें लोग अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं, अपने परिवार और खुद मिलकर बनाते हैं। क्लियर है? कैसे हैं? अपने आप इनको मिलकर बनाते हैं। शिल्पकार है और गांव में छोटे छोटे औजार। आप अगर कभी मौका मिले आपको घूमने का, तो नॉर्थ ईस्ट आइए, उत्तर पूर्व असम को विजिट कीजिए, नागालैंड को विजिट कीजिए, मिजोरम को विजिट कीजिए, त्रिपुरा को विजिट कीजिए, मेघालय को विजिट कीजिए। असम जब आप विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा बांस के, वहां की तेंदू लकड़ी की चीजें आपको लोकल बनी टोकरियां मिलेंगी। जो आप प्लास्टिक की खरीदते हो वो किसकी मिलेंगी? आपको बांस की मिलेगी। पहली बात तो कैसा है? हाथ की बनी है, हमारे देश की, इको फ्रेंडली है।
और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे पर्यावरण में एकदम डिजोल्व हो जाती है, यानी कि मिल जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। लेकिन प्लास्टिक को बहुत लंबा समय, इन्हें शायद कुछ महीने में खत्म हो जाए, 1-2 महीने में, 1 महीने गल जाती है अच्छे से, और डिकम्पोज होकर ये, इनका साइड इफेक्ट नहीं है। इनके पास जब होती है, ये जब वहां नेचर से रिएक्शन करती है तो कोई भी ऐसा जो है वहां केमिकल गैस रिलीज नहीं करती, केमिकल कंपाउंड नहीं बनाती। क्लियर है? होता क्या है कि उसी खाद मिट्टी में मिलकर खाद का ही काम करेंगे, क्योंकि बने किसके हैं? उत्पाद के बने हैं। कौन से उत्पाद है? हमारे पेड़ पौधे, मिट्टी का बना है, तो मिट्टी मिट्टी में जा रही है। तो इस तरीके से बड़ी क्या है हमारे लिए लाभ है। क्लियर है? चलिए, तो जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों? आप एक बार देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। क्लियर है? आप देखते हैं ये लोग कुछ मिट्टी के अपने हाथ से बर्तन वगैरह बनाते हैं। आप जानते हैं जो मिट्टी के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें खाना बनता है, और बहुत लोग आज भी गांव और शहरों में भी ट्रेडिशनल रूप से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन आजकल के इस मॉडर्न चलन में सिंगल यूज प्लास्टिक ने इन चीजों को आपका साइड कर दिया है। हम सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहली बात तो आकर्षक लगती है, दूसरी बात वो हल्की है, हम उनको कैरी टू इजी है, बहुत आसानी से उनको कैरी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या आ रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें जो मूलभूत हैं, हम उनको आपका बदलते जा रहे हैं। क्लियर है? ये हमको देख ठीक। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक अपना आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें बनती हैं, किस तरीके से इन पर काम होता है, कैसे कुछ रहता है। तो आपको आई होप कि सारे बेसिस, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कर ली होंगी। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी आपका किसी प्रकार का रहता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग आपको इतना ही करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको घर जाकर एक बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।